हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत लंबे टाइम बाद अपन वापस इस आपके चैनल पे क्लास आ रही है। तो अब हम इस चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं से लेके 10 तक या फिर 11 तक या 12th तक अपन राजस्थान अध्ययन पूरी एनसीईआरटी देख लेंगे। एक एक पार्ट का अपन एनालाइज करेंगे और आपको मैं बता दूंगा। तो एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। ज्यादातर अब आरपीसी या फिर कर्मचारी जो सैन बोर्ड है, जो आगामी आने वाली वैकेंसीज जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, स्पेशली रीट के लिए और जो आपकी टीसीएस भर्ती के लिए जो है, वो ज्यादातर इन्हीं किताबों में से आपको पूछा जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको टोटल ऑफ राजस्थान बताने की कोशिश करूंगा। तो आप देखना। पहला आपका कक्षा 6 से लेते हैं, भाग 1। और ये है जो राजकीय विद्यालय में आपके चलती है बुक्स, कक्षा 6। तो ये आपकी बुक है और इसका अपन देखते हैं कौन कौन से पार्ट है। ये कक्षा 6, कक्षा 6 की है। और अपन आगे देखते हैं जो आपकी ये पार्ट है। यूनिट है टोटल 10 है। और कौन कौन से है? राजस्थान का एक परिचय, इतिहास, ये टोटल अपन आगे एक एक वीडियो के माध्यम से देख लेंगे डेली एक पार्ट। पहला पार्ट है अपना राजस्थान एक परिचय। तो जो राजस्थान है वो क्या है? तो ये सबसे एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको ध्यान देना है। और इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत एक देश में रहते हैं अपन जो। और हमारा देश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से बना हुआ एक संघ है। और आगे आपको देखना है कौन सा क्या मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वही बताऊंगा, ताकि आपका वीडियो कम समय में आप पूरा देख सकते हैं। और अपने राज्य का नाम है राजस्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। तो आपको ये ध्यान देना है, राजस्थान भारत के कितने क्षेत्रफल पे है? 10.41% पर। और आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से लेके 1956 तक चली राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप है। यह आपको देखना है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस पेज से आपको इतना मिला। और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये 10.41% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका है, ये मानचित्र से देख के बताना है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। तो वो आपका राइट आंसर है पाकिस्तान। और राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम, तो उत्तर में कौन से? पंजाब और हरियाणा है। पूर्व में यूपी, दक्षिण में गुजरात और दक्षिणी पूर्व में मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन भी अभी हाल फिलहाल जेल बैरी में आया था कि राजस्थान के उत्तर में कौन से है। तो आपको ये देखना राजस्थान का मैप, ये पुराना मैप है, आप नया मैप देख सकते हैं क्योंकि ये किताब अभी चेंज हुई नहीं है। तो आपको ये मैप देखना है। राजस्थान दक्षिण दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक फैला हुआ है। और पश्चिम में 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पर ये फैला हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें से आपको मैं बता दूं कि जो आपका है उत्तर से लेके दक्षिण तक राजस्थान की दूरी है 826 किलोमीटर। और पूर्व से लेके पश्चिम तक है 869, ये किलोमीटर में है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्व से लेके उत्तर पूर्व तक बीच में कितनी दूरी है या कितने किलोमीटर का अंतर है। तो आपका राइट आंसर होगा 43। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पेज पे आपका देखते हैं अपन स्थिति एवं विस्तार। तो ये अपन ने देख लिया, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से लेके
डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। इसका विस्तार दक्षिणी उत्तर से लेकर दक्षिण तक 826 किलोमीटर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक है 869 और इनके मध्य अंतर है जो 43 किलोमीटर का है। जिले एवं संभाग है तो ये आपको देखने हैं। अभी अभी नए मैप के अनुसार टोटल है 41 जिले हैं आपके और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। नेक्स्ट है कि जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है, ये आपको ध्यान देना है। पूर्व राजस्थान में स्थित जो धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला था, लेकिन वर्तमान में वो नहीं है क्योंकि ये चेंज हो गए हैं। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, ये आपको ध्यान देना है और इसीलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में होता है। तो ये भी किसने है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होता है, तो ये धौलपुर में होता है। नेक्स्ट आपके है ये जो संभाग है, ये 7 संभाग है और इसमें कौन कौन से जिले हैं ये पुराने जिलों के अकॉर्डिंग है। आप थोड़ा सा छंज नया देखना क्योंकि ये बुक्स थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन ज्यादातर आपके वैकेंसीज में नए क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो पुराने पैटर्न पर ही चल रहे हैं अभी तक। एंड नेक्स्ट है आपका कि पड़ोसी राज्य एवं देश। तो राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राज्य की कुल स्थलीय सीमा है 5,920। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश है। और इसमें राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला पंजाब है 92 किलोमीटर 89 किलोमीटर और मध्य प्रदेश है सबसे लंबी 1600 किलोमीटर। ये आपको ध्यान देना है। और टोटल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर और जलीय सीमा या समुद्री सीमा राजस्थान में नहीं लगती है, ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है राजस्थान जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है, जो लगभग कितनी है? 1,070 किलोमीटर। और भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। इसका निर्धारण 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था और ये वापस से राज्य का नाम है और सीमा बनाने वाले जिले हैं। तो ये आप देखना, पंजाब के साथ हरियाणा और हनुमानगढ़ बनाता है और पंजाब के साथ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ बनाता है और हरियाणा के साथ बनाता है आपका हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। और अभी थोड़े से चेंज अपडेट पे आप थोड़ा सा फोकस करना। पहला पार्ट थोड़े से राजस्थान का विस्तार है इसीलिए चेंजेस पे आधारित है, बाकी नेक्स्ट पूरे पार्ट है जो आपको मैं एकदम विस्तार से लेके जाऊंगा। एंड नेक्स्ट है आपका ये हो गया पहला पार्ट अपना जो राजस्थान अपने देख लिया। राजस्थान एक परिचय था जो इसकी शब्दावली में देखिए, एकीकरण का मतलब होता है सबको एक साथ करना, संभाग यानी सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह। और केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ केंद्र सरकार शासन करती है। और इसके कुछ क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। और राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? अब वर्तमान में 41 जिले हैं। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को कहा जाता है। और कितने संभाग है ये आपको देखने हैं। और विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम में 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक। और ये आपका ये पार्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट है आपका राजस्थान का इतिहास जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं आपको 6 से लेके 10 तक जो आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलाती है स्कूल्स में, वो बुक्स की आपकी सारी वीडियो सारे पार्ट्स के मैं बता दूंगा आपको। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे सपोर्ट करें करते हैं। तो आपका ये है राजस्थान का इतिहास, इसको अपन देखेंगे। ये पहले कुछ कहानी है, उसके बाद में है कि मेवाड़ मारवाड़ के चित्र
रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र का प्राचीन नाम है। ये तो यहाँ पे दे रखा है, नॉर्मल स्टोरी है। उसके बाद में अपन सीधा देखेंगे कि प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न महाजनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा जहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। तो कौन कौन से थे? तो आपकी एक जांगल था, मरु, अर्जुनयान, शिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। तो ये आपका महाकाव्य कालीन राजस्थान का मानचित्र है, जो आपको देखना है कि जंगल प्रदेश कहाँ पर था। जंगल प्रदेश यहाँ पर था, वर्तमान में नागौर बीकानेर का क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका मरुकांतार, यहाँ पे जो आप पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर जोधपुर में ये वाला था। मत्स्य, इसका ऋग्वेद में उल्लेख है और इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो अपने वर्तमान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद में जंगल की राजधानी थी अहिछत्रपुर और सूरसेन था, इसकी राजधानी थी मथुरा, जो वर्तमान में यहाँ पर है पूर्व की साइड। नेक्स्ट है आपका कि प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्यों या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है, यह आपको देखना है। नेक्स्ट अपन फर्स्ट है आपका मरु, जो अपन वर्तमान में मारवाड़ बोलते हैं। उसका ऋग्वेद सहित हमारी पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं वृद्ध संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। ये आपको ध्यान देना है कि मरु तंत्र प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। तो प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित किए थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जंगल नाम से जनपदों का निर्माण हुआ, यह आपको देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन लेते हैं जंगल प्रदेश। जंगल प्रदेश कौन सा है? वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग था। इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। आपको ये क्वेश्चन आरपीसी सीधा सीधा पूछती है कि जंगल प्रदेश कौन सा था या फिर इसकी राजधानी कौन सी थी, तो आपको ध्यान देना है अहिछत्रपुर, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मतलब जंगल प्रदेश कहाँ पर था? नागौर के आसपास का क्षेत्र। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी से गुजरे थे। ये किसी प्रश्न में आया था, ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय राजस्थान के किस क्षेत्र में रुके थे? तो वो था जंगल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका मत्स्य। तो मत्स्य इस जनपद का उल्लेख ध्यान देना है, ऋग्वेद में मिलता है। किसका मिलता है? मत्स्य का। मत्स्य की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, जो इसको बैराट भी बोला जाता है। ये जनपद अलवर और जयपुर के आसपास के मध्य स्थित था और इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री वेंग शान ने भी किया है, यह आपको ध्यान देना है। तो मत्स्य संघ में कौन सी होगी? एक तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में और इसकी राजधानी थी विराटनगर, बैराट में, और ये कहाँ पर है? अलवर और भरतपुर के मध्य मिलता है। और इसका जो हेमंत संघ था उसने भी इसका वर्णन किया है। ये तो हो गए आपके महाकाव्य कालीन हो गए। अब देखना है नेक्स्ट है मौर्योत्तरकालीन राजस्थान। तो इसमें आपको योदय जो वंश था वो कहाँ पर था? वो था उत्तर में, जो वर्तमान गंगानगर हनुमानगढ़ साइड है। और अर्जुनयान यहाँ पर था, ये कौन है? और यहाँ पे मालव और सिवी यहाँ पे था। और उदयपुर के आसपास क्षेत्र में भी मेदपाट था, प्रागवाट था और माध्यमी का, ये आपको ध्यान देना, इसके आगे विस्तार में आएगा। नेक्स्ट है आपका सूरसेन। ये ध्यान देना, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। तो इस जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा, ये ध्यान देना है। सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। तो किसके समय कहा गया है? सिकंदर के समय। और बयाना परिस्थिति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। तो किस परिस्थिति में मिलता है वो आपको ध्यान देना है। बयाना परिस्थिति में सूरसेन, और इसकी राजधानी थी मथुरा।
इतना से ध्यान रखना है। इसमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी और अर्जुन आदि जातीय प्रमुख थी। ये आपको इतना देख लेना एक बार। शिवी था वो मेवाड़ के आसपास क्षेत्र को बोला जाता है। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश शिवी के अधिपति था, इसीलिए ये शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में है कि इसकी राजधानी कौन सी थी, या ये मध्यमिका या फिर मध्यमिका, कौन सी थी, मध्यमिका या मध्यमिका। और जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। नगरी कहाँ पर है, चित्तौड़ में, ये ध्यान दें। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाड़ भी कहा जाता है, इसी भूभाग को, शिवी को। और इसकी राजधानी कौन सी थी, मध्यमिका या माध्यमिका। नेक्स्ट है अर्जुनयन। ये जो भरतपुर और अलवर क्षेत्र है वर्तमान में, यहाँ का क्षेत्र कहा जाता था। अर्जुनयन ने महलों के साथ मिलकर विदेशी शक्तियों को पराजित किया। ये था इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है मालो। तो मालो की शक्ति का केंद्र था जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में। तो कालांतर में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ तक फैले। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव के अंतर्गत आता था। मालव की दिग्विजय का युग अभिलेख नादसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। यह आपको ध्यान देना है कि मालव का जो विजयों का जो युग, एक क्वेश्चन इसमें है कि मालवों की जो विजय थी उस कौन से अभिलेख मिलती है, तो यूप अभिलेख। यूप अभिलेख में किसकी विजय मिलती है, तो मालवों का विजय मिलती है। और ये कहाँ से मिला है, नादसा भीलवाड़ा में लगा था। नेक्स्ट योद्धे, जो कहाँ पर है, ये गणतंत्र कबीला था, ये ध्यान देना है, गणतंत्र कबीला था। और संभवतः योद्धे ने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। तो ये कहाँ पर मिलता है, उत्तर में, गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास। और किसको, कुषाणों को यहाँ से नष्ट किया था। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल तक ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में, परंतु 5वीं सदी के बाद हुणों आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो कब किया था, 5वीं सदी के आसपास। और वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा की गई है। तो आपको ध्यान देना है, योद्धे जो वंश था या फिर कबीला था, इसकी पतन की चर्चा कहाँ पर की गई, वृद्ध संहिता में। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों से सीमाओं को लेकर, जैसे मेवाड़, वागड़, आड़ती, ये आपको देखना है। इसके बाद में मेवाड़, तो मेवाड़ आप सबको पता है, शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है, जो आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले के क्षेत्र में रहे। और 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोयल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। ये आपको ध्यान देना है, गोयल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है मेवाड़। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानियां बदलती रही है। और यहाँ की बोली है मेवाड़ी, ये ध्यान देना है, ये आप सबको याद है, ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका वागड़। तो वागड़ ये भी लगभग सभी को पता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है वागड़। और ये दो क्षेत्र को वागड़ नाम से जाना जाता है। दूसरा है पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर, कंदना का क्षेत्र, किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ कहा जाता है, इसकी बोली है वागड़ी। नेक्स्ट है मारवाड़। ये आप सबको पता है, जोधपुर के आसपास क्षेत्र को मारवाड़ बोला जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले शासन किया था गुर्जर प्रतिहार ने, और इसके बाद इस पर राठौड़ वंश ने शासन किया था, राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है आड़ोती। ये भी आप सबको पता है कि बूंदी कोटा का जो क्षेत्र है वो आड़ोती है। झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारा का क्षेत्र आड़ोती कहलाता है। और प्राचीन काल में इस पर मीणा जनजाति का शासन रहा होगा। तो राजस्थान के विविध अंचल, तो ये आपको देखने, ये वाला, तो यहाँ पे आड़ोती है, ये वाला क्षेत्र माड़ है, माड़ गएगा, जैसलमेर की है। मारवाड़ में मारवाड़, मेवाड़ सबको पता है मेवाड़, शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये वाला शेखावाटी में। और मेवात है अलवर, और भरतपुर वाला क्षेत्र मेवात है। और ढूंढाड़ है जयपुर के आसपास का क्षेत्र, तो ये देखना। और वागड़ है डूंगरपुर बांसवाड़ा। नेक्स्ट है आपका, ये जनजाति का अधिपति था मीणा वंश का, बूंदा नाम पर ही बूंदा का नामकरण हुआ था। मीणा वंश के जो शासक थे बूंदा,
तो उनके नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ है। कालांतर में चौहान शासक आड़ा वंश ने इस पर अधिकार कर लिया था, तभी से इस बूंदी का नामकरण हुआ था बूंदा के नाम पर, और आड़ोती का नाम हुआ था यहाँ पर आड़ा वंश की शासन करने की वजह से। और नेक्स्ट है ढूंढाड़। जयपुर के आसपास क्षेत्र को ढूंढाड़ बोला जाता है। और 12वीं सदी में कछवा राजपूत ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणा और बड़ गुजरों को परास्त कर राजवंश की नींव रखी थी। और ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है मेवात। मेवात का अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेव जाति के अधिकतर है, जिसे मेवात कहा जाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती, जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि राणा सांगा की ओर से मेवात से कौन लड़े थे? तो फिर कौन लड़े थे? हसन खां मेवाती। नेक्स्ट इन सब अंचलों के अतिरिक्त कुछ क्षेत्र हैं, जैसे जैसलमेर को माड़ या फिर वल बोला जाता है, और जोधपुर का दक्षिणी भाग गोरजित्रा बोला जाता है। प्रतापगढ़ को कांठल, और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, और चुरू सीकर झुंझुनू वाले क्षेत्र को शेखावटी बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, झालावाड़ क्षेत्र को स्पेशली मालवा बोला जाता है। और अगर साथ में ले तो हाड़ौती वाला क्षेत्र है। ब्यावर अजमेर को का क्षेत्र मेरवाड़ा बोला जाता है, और मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को, और मारवाड़ है जोधपुर के क्षेत्र को। ये इतना सा ध्यान देना है। और अंचल यानी क्षेत्र होता है, और ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है। मतलब प्रांत का मुखिया या राज्यपाल भारत में शख्स जाति के शासक हेतु ये प्रयुक्त होता था। और ये शॉर्ट में देखते हैं, मेवाड़ जैसलमेर में मांड और वल, जयपुर में गुर्जत्रा, और जोधपुर में दक्षिण में गुर्जत्रा, और प्रतापगढ़ में कांठल, झालावाड़ में मालवा, चूरू सीकर झुंझुनू शेखावटी, ब्यावर अजमेर मेरवाड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। मत्स्य की थी विराटनगर या बैराट। और अछत्रपुर किसकी थी? ये जंगल की। और मथुरा थी सूरसेन की। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। ब्यावर का क्षेत्र मेरवाड़ा, और जयपुर एवं इसके आसपास का क्षेत्र है ये ढूंढाड़ी। तो ये आपके क्वेश्चन है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपन 6 से लेकर कक्षा 12 तक पूरी राजस्थान राज्य की एक एक यूनिट देख लेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इतिहास जानने के स्रोत, तो ये अपन देखेंगे, तो बने रहिए एंड तक और पूरे वीडियो को देखिए। तीसरा यूनिट है इतिहास जानने के स्रोत। तो पहली लाइन से शुरू करते हैं कि प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के स्रोत अनेक हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक कौन से और साहित्यिक कौन से, उसके बारे में देखते हैं। तो आपका पहला है पुरातात्विक। प्राचीन काल के वो अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहायता मिलती है, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां शामिल हैं। तो अपने पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से हो जाएंगे? अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां, उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां। तो पुरातात्विक जो उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां है उन्हें पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। तो इसमें पहला लेते हैं अपन अभिलेख। ये हमें शिलालेख और पत्र की पट्टिकाओं, शिलालेख का अर्थ होता है पत्र की पट्टिकाओं। पाषाण शिलालेख पत्र के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति, प्रतिमाओं, स्फूतों, मठों, तालाबों, खेतों की खड़ी शिलाओं, ताम्रों, पत्रों पर उत्कीर्ण किए गए। तो ये वाले अभिलेख होता है। अभिलेखों की उपयोगिता क्या है? ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। तो इनसे क्या क्या अपन को देखने को मिलता है? तो अभिलेख से शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन काफी बार आया है कि प्रशस्ति किसे कहते हैं या फिर प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है हमको प्रशस्ति। नेक्स्ट है प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं, तो नगरी अभिलेख। नगरी अभिलेख कहाँ से मिला है, चित्तौड़ से। कंसवा अभिलेख, घंटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, किराड़ू बारमेर में स्थित है। नांदसा भीलवाड़ा में, और बन्नाला यूप स्तंभ लेख। सामोली शिलालेख आदि राजस्थान से धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्य दान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में घटियाली शिलालेख घटियाली अभिलेख है वो पतियारा और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने में महत्वपूर्ण है। तो चौहानों का इतिहास जानने के लिए कौन सा शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख महत्वपूर्ण है, और पतियारों का जानने के लिए घंटियाला। और छिरावा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, नोट करना आप। छिरावा का शिलालेख समर सिंह के युग की जानकारी देता है। नेक्स्ट है आपका, छिरावा किसकी देता है, रावल समर सिंह की। नेक्स्ट है स्मारक। स्मारक राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इसमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़ ये वाले दुर्ग महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भवन, राज प्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण घर, विहार ये वाले इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके जस्ट आगे है, ये तत्कालीन हमें स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और स्मृति का ज्ञान भी करवाते हैं। नेक्स्ट है आपका मुद्राएं। तो मुद्रा जो सिक्के वगैरह होता है, पैसा, उनकी क्या महत्व रहा है। मुद्रा होता सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। सिक्के राज्य और शासक की शक्ति के भी सूचक हैं। तो ये आपको देखना है। आहड़, रेड, बरहट, अंगमेल, सांबर सुकनियों के उत्पन्न प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुइल आदि वंशों के काल के राज्य शासन से। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अपन बर्तन और कलाकृति। तो बर्तन और कलाकृति क्या थे और इससे क्या जानकारी मिलती है, इसको देखते हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व वक्स की कारीगरी आदि भी देखने को मिलती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिशी, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला में देखते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मर्दभांड, प्याले, रंकाबिया, धूप मात्रा, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के काल की कला कौशल समझ सकते हैं। गणेश्वर कहाँ पर सभ्यता है, नीम का थाना सीकर में स्थित है, जो कि ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं, और गणेश्वर सभ्यता को ही ताम्र संस्कृति की जननी कहा जाता है, ताम्र सभ्यता की। जोधपुरा कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। नुहो भरतपुर से काले एवं लाल मर्दभांड, आहड़ व गिलूड से प्राप्त प्रपस्त, फलक आदि कला कौशल देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होता है, तांबे के छोटे छोटे पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहा जाता है। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। तो ये ध्यान देना है, ताम्रपत्र को ही दान पत्र कहा जाता है। इनसे हमें शासक काल, भाषा, पर्व, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दाने आदि के प्रकार का पता चलता है। नेक्स्ट है आपका ये तो हो गए पुरातात्विक स्रोत। अब है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या होता है, किस किसने कौन सी रचना की है या फिर क्या साहित्य रहा है। तो ये आपको शॉर्ट में मैं ऊपर बताता हूँ कि जयनक, पृथ्वीराज विजय के लेखक, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, जयनक है। अमीर महाकाव्य के नैनचंद्र सूरी, और दलपत विलास के दलपत सिंह है, और वचनिका खिड़िया जग्गा ये वाले है, और कानरदेव प्रबंध के पद्मनाभ। ये थोड़े से याद करना। और इसके आगे है साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा गया साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है, मतलब ज्यादा संख्या में मिलता है। राजस्थान में
प्राचीन इतिहास को जानने के लिए वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों की सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैनक कृत पृथ्वीराज विजय। तो 12वीं शताब्दी में जैनक ने कब कौन सी किताब लिखी थी? पृथ्वीराज विजय। महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नैनचंद्र सूरी अमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक की जानकारी भी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई। असलदास खिंचरी की वचनिका। पद्मनाभ कृत कानरदेव प्रबंध। तो कानरदेव प्रबंधन के रचनाकार कौन है? पद्मनाभ। बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास और खिड़िया जगह कृत है वचनिका। ये अपने ऊपर बात कर लिया। ख्यात विशिक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंश क्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है ख्यात में। और ये ख्यात विषय कौन से थे साहित्य में प्रसिद्ध? राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंश क्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैन्सी की ख्यात, बाकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी उर्दू तवारीख। तवारीख का मतलब होता है इतिहास ग्रंथ से हमें विशिष्ट मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में सहायता मिलती है। और ये वाला नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टॉड कृत। ये ना इम्पोर्टेंट है, आप देखना इसका जेल पेरी है और भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि एनालाइज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी बुक है? तो वो कर्नल जेम्स टॉड की है। एनालाइज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और उसकी है ट्रेवल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ये सेकंड बुक है, इसका हिंदी में नाम है पश्चिम भारत की यात्रा। ये है कर्नल जेम्स टॉड की दो बुक है। और बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिशन की वंश भास्कर। ये भी क्वेश्चन आया था, वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिशन। और ये कहाँ के कवि थे? बूंदी के। कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद। तो वीर विनोद किसकी रचना है? श्यामल दास की रचना है। और विश्वेश्वर नाथ रेहू। विश्वेश्वर नाथ रेहू की कृत है मारवाड़ राज्य का इतिहास। तो मारवाड़ राज्य का इतिहास कौन है? विश्वेश्वर नाथ रेहू। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय। और ये वाले आपके हैं कर्नल जेम्स टॉड, ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा और ये श्यामल दास। तो श्यामल दास ने कौन सी बुक लिखी थी? वीर विनोद। और सूर्यमल मिशन ने लिखी थी वंश भास्कर। और विश्वेश्वर नाथ रेहू ने मारवाड़ राज्य का इतिहास। एंड अपना नेक्स्ट ये पार्ट हो गया पूरा। और इसके क्वेश्चन देख ले। अभिलेख का मतलब क्या होता है? ताम्रपत्र, पत्र आदि पर खुदा हुआ लेख। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। और मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। और इसके कुछ क्वेश्चन हैं। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिशन। और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या बोलते हैं? प्रशस्ति कहा जाता है। और संस्कृत में उत्कंठ। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग। तो रावल समर सिंह के युग की कौन जानकर देता है? चीरवा का शिलालेख। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए। मैथ 6 से लेके 10th या सॉरी 11th और 12th तक भी राजस्थान का इतिहास जो आपकी राजस्थान स्कूल में चलती है बुक्स, उसके पूरे चैप्टर्स के वीडियो आने वाले हैं आगामी दिनों में। तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आज का अपना राजस्थान अध्ययन का क्लास 6 का यूनिट नंबर 4 है। जो अपन इस श्रृंखला शुरू की है उसका 4th नंबर पार्ट है जो आपके स्कूल में चलती है। ये राजस्थान अध्ययन उसका 4th नंबर पार्ट कौन सा है? आपका है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो इसको अपन देखते हैं विस्तार से। ये वाला पार्ट नंबर है 4th। तो शुरू करते हैं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वो समूह में रहकर कार्य करता है। इसी को से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यता विकसित होती है किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यता नष्ट भी हो जाती है, कुछ नए आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृति के स्थल मरुस्थल और अरावली के नदियों के किनारे मिट्टी में दब पड़े हैं।
तो इसको अपन देखेंगे। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों के आवास स्थल लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र का उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, इसलिए प्रारंभिक युग को प्रशस्त युग कहा जाता है। तो प्रारंभ में पत्थरों की उपयोगिता अधिक थी, इसीलिए प्रारंभिक युग को प्रशस्त युग कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है कि प्रशस्त युग किसे कहा जाता है, तो प्रारंभिक युग को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पत्थर के उपकरणों के दीर्घ होने के कारण। नेक्स्ट है आपको कि प्रशस्त युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगल से कंद मूलक एकत्रित कर कर अपना पेट भरता था। मतलब जानवरों का एक शिकार करता था और जैसे जंगल से कुछ भी मिल गया खाने के लिए तो उसको खा के अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए, ये प्रारंभ में बनाने शुरू कर दिए। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान में प्रस्तुत युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़सी और चंबल नदियों की घाटियों और सैलासरियों के में बहुत मिले। तो कहाँ पर मिले, जो नदियां हैं बनास, गंभीर, बेड़िच, चंबल के आसपास। नेक्स्ट है आपका कि प्रशस्त्र युग के बाद ताम्र कांस्य युग। सबसे पहले पत्थरों का युग प्रशस्त युग, उसके बाद ताम्र और कांस्य काल, उसके पश्चात लोह युग के अवशेष मिले। तो ये एक श्रृंखला में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि क्रम बताइए। तो सबसे पहले प्रशस्त युग मतलब पत्थर वाली सभ्यता, उसके बाद तांबा, उसके बाद कांस्य और उसके पश्चात लोहे के अवशेष मिले हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने शुरू किए। धातुओं में सर्वप्रथम उसने कौन सा धातु दिया, तांबा। ये आपको ध्यान देना है, सर्वप्रथम तांबा लिया था। उसके बाद में है राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा, गणेश्वर और आहट से मिले हैं। प्रशस्त युग, ताम्र युग और कांस्य और लोहा, ये और धातुओं में सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के प्राचीन केंद्र, ये वाले अपन देखते हैं कि कौन से कहाँ पर। ये थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। ये जो आपके हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, बड़ा पोल, ये सब है हनुमानगढ़ में। बीकानेर चौथी सभ्यता है, आपके ध्यान देना है बीकानेर में। ये वाला इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये में थोड़ा सा ध्यान देना है कि चौथी सभ्यता कहाँ है, बीकानेर में। और सुनारी कहाँ पर है, झुंझुनू में। सुनारी है झुंझुनू में। और गणेश्वर सीकर में। और बैराट 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 भी सीकर में ही है। जयपुर और सीकर के बीच है बैराट। और दर और नो है भरतपुर में। और सांबर और जोधपुर अब है जयपुर में। नेक्स्ट अपन देखते हैं तिलवाड़ा कहाँ पर है, बाड़मेर में। और भीनमाल है जालोर में। और बागोर है, बागोर आपका है भीलवाड़ा में। टोंक में कौन सी है, रेड और नगर, ये टोंक में है। और चित्तौड़गढ़ में नगरी, नगर है टोंक में और नगरी है चित्तौड़गढ़। तो ये कैसे याद करना है, चित्तौड़गढ़ अच्छी आता है, मतलब ई की मात्रा, और नगरी में भी ई की मात्रा आती है। टोंक में ई की मात्रा नहीं है और नगर में भी ई की मात्रा नहीं है, तो ये आप याद कर लेना। एंड देखते हैं राजसमंद में कौन सी है, गिल्लुंड और पचमाता। तो यह है राजसमंद में। उदयपुर में आहड़, बालातर और धूलकोट, ये सब है उदयपुर में। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा द्वैदती और सरस्वती नदी की घाटी में अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पूर्व स्थलों की खोज की। मतलब कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। कब की थी, 1952-53 में। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, बीबीलाल। तो इसकी किसने की थी, उत्खननकर्ता कौन थे, बीबीलाल और बी के थापर। और ये कहाँ पर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। और
कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे। और प्राचीन में कौन सी थी? सरस्वती और बृहस्पति नदी। और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। तो ये कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ जिले में। और इसके बाद बीबी लाल और बी के थापर ने यहाँ पर निर्देश से खुदाई हुई थी, मतलब उत्खनन किया था। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल का एक नगर मिला है, जिससे के मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। तो ईंटों का प्रयोग भी यहाँ पर हो रखा है। मकान में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई। लिए यहाँ क्या व्यवस्था थी? यहाँ पर थी लकड़ी व ईंटों की नालियां। और यहाँ सबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्नि कुंड और वेदिकाएं बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन की इंपोर्टेंट है कि वेदिकाएं कहाँ से मिली है? राजस्थान में, तो कालीबंगा से। और ये वाले आगे वाले इंपोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है, दूसरे टिले के उत्खनन के रूप में एक दुर्ग के अवशेष मिले। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले। तो कृषि भूमि कहाँ पर? कालीबंगा में। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे वाले बैल, कांस्य दर्पण, हाथी का दांत का कंगा। हाथी के दांत का कंगा कहाँ पर मिला है? कालीबंगा में। और मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, ये आदि कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मर्ज करके कहने से समृद्धि बस्ती उजड़ गई थी। तो आप बड़ी बड़ी ऑथेंटिक किताब पढ़ते हैं, उससे उसमें से क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसमें से एज इट इज और बहुत सारा मैटर दे रखा है। तो आप 6 से लेकर 10th और 11th 12th की राजस्थान अध्ययन पढ़ लीजिए। आपका राजस्थान जीके 70 से 80% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आहड़पुर और आहड़। जो उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च, ये देखो सभ्यता के नाम पर ही नदी के नाम है। आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टिलों में दिखाई देती है, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। तो धूलकोट किसका नाम है? आहड़ सभ्यता का। और ये बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। तो किस नाम से? ताम्रवती नाम से जानी जाती थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों का निर्माण होने से ये नाम पड़ा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में आगाटपुर के नाम से जाना जाता था। तो 10वीं आगाटपुर के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती थी? तो आपके आहड़। एंड नेक्स्ट है आपका, यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है, जिनके छत बांस और केले से। तो आपको ये ध्यान देना है, आहड़ सभ्यता थी, उसके मकान की दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी है, लेकिन उसकी छत जो है बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच बांस की पर्दी। और ये नॉर्मल है। आगे है कि मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो कि संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन के साक्षी है। तो संयुक्त परिवार के साक्षी कहाँ से मिले? आहड़ से। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। और आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। भट्टी नुमा चूल्हा कहाँ पर मिला है? आपको ध्यान देना, आहड़ में। इससे यह जाना जाता है कि तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल पूरे मर्द भांड आदि की सफाई तथा अलंकृत दृष्टि से उत्पन्न थे। धूलकोट के 1951-52 में उत्खनन से तारसिक और दीपक। तो आपको ध्यान देना है, ये भट्टीनुमा चूल्हा कहाँ से मिला है? आहड़ से। धूपदान या कटोरी मटके, ये चूड़ या ये इम्पोर्टेंट है नहीं इतना, आपको ये ध्यान देना है। 26 किस्म के मणिये और 6 मुद्राएं मिली है और 3 मुहर प्राप्त हुई। 26 किस्म की मणिये, 3 मुद्राएं और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहर प्राप्त हुई। कहाँ से? आहड़ से। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी की ओर बढ़े तथा गिलून व भगवानपुरा जैसे स्थान बचाए। नेक्स्ट है आपकी बालाथल। बालाथल में ये पहले देखते हैं कि उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रकालीन आर्ट संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पर 11 कमरे के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है, कहाँ से? 11 कमरे के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह हुए थे बालाथल से। एंड नेक्स्ट अपन वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, बाकी आप देखना।
कोशिश करना कि आप एक बार इस बुक्स को पढ़ सको फेस टू फेस। खुद की आंखों से पढ़ोगे तो बेहतर हो जाएगा आपको। तो ये कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल से लोहे कालीन के अवशेष भी प्राप्त हुए। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान देना है। बैराट के अतिरिक्त बालाथल एक ऐसा स्थान है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र, मतलब वस्त्र को बनाया गया है, सिला हुआ वस्त्र मिला हुआ। कहाँ से? बैराट और बालाथल से। नेक्स्ट है आपकी गणेश्वर। ये सीकर जिले में पड़ती है, नीम का थाना तहसील में, और अब वर्तमान में नीम का थाना खुद जिला बन गया। तो ये ताम्र संस्कृति कहा जाता है, और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संस्कृति की जननी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ये संस्कृति पूरी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में फैली हुई। इसका कारण है खेतड़ी ताम्र भंडार, जो वर्तमान में खेतड़ी है वहां पर आसपास। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के दो प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से? हड़प्पा पूर्वी संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकार वाले मजबूत बर्तन। आड़ और गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु ऊपर तौर पर लोहे युगीन के अवशेष भी मिले हैं, यह आपको देखना है। एंड नेक्स्ट आपका जो बैराट, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। बैराट में आपको सतीक, जो आपका ये वाला निशान है, ये वाला बैराट से मिला है। त्रिरत्न चक्र, 36 चांदी, और जिसमें से 8 पंचमार्क है और 28 भारतीय यूनानी है, जो मुद्रा वगैरह मिली है। तो जयपुर में स्थित है बैराट, और इसकी बीजे की पहाड़ी और भीमडुगरी के पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में विराटनगर के रूप में हुआ है। और यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास अंतिम दिन बताए थे। और इसका है कि मौर्य काल में एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले, बाबरू और बैराट। बाबरू या बैराट शिलालेख बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से मिले? विराटनगर से। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, ध्यान देना, जिसमें से 8 है पंचमार्क और 28 है भारतीय यूनानी शासकों की। तो खुदाई में स्वास्थ्य का और त्रिरत्न के सिर मिले, अलंकृत घोड़े, ये नाचता हुआ पक्षी भी यहाँ से मिला है। और पत्थर की संदूक, लोहे के किले, हाथ से बुना हुआ वस्त्र भी मिला है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा के बाग और ओजियाना, जयपुर में, ये अपने देख लेता ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं कि वीडियो आपका लॉन्ग हो रहा है। एंड ये है उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, मृद भांड एंड मिट्टी के बर्तन, पाषाण एंड पत्थर, तांबा एंड ताम्र एंड तांबा। कालीबंगा कहाँ से? हनुमानगढ़ से। और अशोक के बाबरू का अभिलेख बैराट से मिला है। सीकर जिले में नीम का थाना में कौन सी है? गणेश्वर में। और आहड़ बस्ती आगड़पुर नगरी में। राजस्थान किन्हीं 2 ताम्र स्थलों के आहड़ और गणेश्वर बालाथल के अवशेष कहाँ से मिले? उदयपुर से। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे हुई है? आड़ से। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। एंड नेक्स्ट जो आपका आजादी से पूर्व सरकार 5 यूनिट है, वो आएगा आपके कल। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भेजिए। और आप एक बार ये सारी बुक्स खुद पढ़िए ताकि आप अच्छे से हैंडल कर सको। 3 सभ्यता स्थल, तो इसको अपन देखते हैं विस्तार से। ये वाला पार्ट नंबर है 4th, तो शुरू करते हैं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वो समूह में रहकर कार्य करता है। इसी को से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यता विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यता नष्ट भी हो जाती है, कुछ नए आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृति के स्थल मरुस्थल और अरावली के नदियों के किनारे मिट्टी में दब पड़े हैं। तो इसको अपन देखेंगे। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर
ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों के आवास स्थल लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र का उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, इसलिए प्रारंभिक युग को प्रशस्त युग कहा जाता है। तो प्रारंभ में पत्थरों की उपयोगिता अधिक थी, इसीलिए प्रारंभिक युग को प्रशस्त युग कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है कि प्रशस्त युग किसे कहा जाता है, तो प्रारंभिक युग को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पत्थर के उपकरण के दीर्घ होने के कारण। नेक्स्ट है आपको कि प्रशस्त युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगल से कंद मूल एकत्रित कर कर अपना पेट भरता था। मतलब जानवरों का एक शिकार करता था और जैसे जंगल से कुछ भी मिल गया खाने के लिए तो उसको खा के अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए, ये प्रारंभ में बनाने शुरू कर दिए। नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान में प्रस्तुत युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़सी और चंबल नदियों की घाटियों और जलाशयों के में बहुत मिले। तो कहाँ पर मिले, जो नदियां हैं बनास, गंभीर, बेड़िच, चंबल के आसपास। नेक्स्ट है आपका कि प्रशस्त्र युग के बाद ताम्रकाशी युग। सबसे पहले पत्थरों का युग प्रशस्त युग, उसके बाद ताम्र और काशी काल, उसके पश्चात लोह युग के अवशेष मिले। तो ये एक श्रृंखला में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि क्रम बताइए। तो सबसे पहले प्रशस्त युग मतलब पत्थर वाली सभ्यता, उसके बाद तांबा, उसके बाद काशी और उसके पश्चात लोहे के अवशेष मिले हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने शुरू किए। धातुओं में सर्वप्रथम उसने कौन सा धातु दिया, तांबा। ये आपको ध्यान देना है, सर्वप्रथम तांबा लिया था। उसके बाद में है राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा, गणेश्वर और आहट से मिले हैं। प्रशस्त युग, ताम्र युग और काशी और लोहा, ये और धातुओं में सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के प्राचीन केंद्र। ये वाले अपन देखते हैं कि कौन से कहाँ पर, ये थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। ये जो आपके हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, बड़ा पोल, ये सब है हनुमानगढ़ में। बीकानेर छोटी सभ्यता है, आपके ध्यान देना है बीकानेर में। ये वाला इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये में आप थोड़ा सा ध्यान देना है कि छोटी सभ्यता कहाँ है, बीकानेर में। और सुनारी कहाँ पर है, झुंझुनू में। सुनारी है झुंझुनू में। और गणेश्वर सीकर में। और बैराट 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 भी सीकर में ही है। जयपुर और सीकर के बीच है बैराट। और दर और नो है भरतपुर में। और सांबर और जोधपुर अब है जयपुर में। नेक्स्ट अपन देखते हैं तिलवाड़ा कहाँ पर है, बाड़मेर में। और भीनमाल है जालोर में। और बागोर है, बागोर आपका है भीलवाड़ा में। टोंक में कौन सी है, रेड और नगर, ये टोंक में है। और चित्तौड़गढ़ में नगरी, नगर है टोंक में और नगरी है चित्तौड़गढ़। तो ये कैसे याद करना है, चित्तौड़ अच्छी आता है, मतलब ई की मात्रा, और नगरी में भी ई की मात्रा आती है। टोंक में ई की मात्रा नहीं है और नगर में भी ई की मात्रा नहीं है, तो ये आप याद कर लेना। एंड देखते हैं राजसमंद में कौन सी है, गिल्लुंड और पचमाता। तो यह है राजसमंद में। उदयपुर में आहड़, बालातर और धूलकोट, ये सब है उदयपुर में। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा द्वैदती और सरस्वती नदी की घाटी में अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पूर्व स्थलों की खोज की। मतलब कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। कब की थी, 1952-53 में। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, बीबीलाल। तो इसकी किसने की थी, उत्खननकर्ता कौन थे, बीबीलाल और बी के थापर। और ये कहाँ पर है, कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। और कौन सी नदी, घग्गर नदी के किनारे। और प्राचीन में कौन सी थी, सरस्वती और द्वैतस्थी नदी। और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। तो ये कहाँ पर है, ये हनुमानगढ़ जिले में। और इसके बाद बीबीलाल और बी के थापर ने यहाँ पर निर्देश से खुदाई हुई थी, मतलब उत्खनन किया था।
खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल का एक नगर मिला है, जिससे के मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ईंटों का प्रयोग भी यहाँ पर हो रखा है। मकान में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई। लिए यहाँ क्या व्यवस्था थी? यहाँ पर थी लकड़ी व ईंटों की नालियां। और यहाँ सबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्नि कुंड और वेदिकाएं बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है कि वेदिकाएं कहाँ से मिली है? राजस्थान में, तो कालीबंगा से। और ये वाले आगे वाला इनकी इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है, दूसरे टिले के उत्खनन के रूप में एक दुर्ग के अवशेष मिले। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले। तो कृषि भूमि कहाँ पर? कालीबंगा में। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे वाले बैल, कांस्य दर्पण, हाथी का दांत का कंगा। हाथी के दांत का कंगा कहाँ पर मिला है? कालीबंगा में। और मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, ये आदि कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मर्ज करके कहने से समृद्धि बस्ती उजड़ गई थी। तो आप बड़ी बड़ी ऑथेंटिक किताब पढ़ते हैं, उससे उसमें से क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसमें से एज इट इज और बहुत सारा मैटर दे रखा है। तो आप 6 से लेकर 10th और 11th 12th की राजस्थान अध्ययन पढ़ लीजिए। आपका राजस्थान जीके 70 से 80% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आहड़पुर और आहड़। जो उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च, ये देखो सभ्यता के नाम पर ही नदी के नाम है। आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टिलों में दिखाई देती है, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। तो धूलकोट किसका नाम है? आहड़ सभ्यता का। और ये बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। तो किस नाम से? ताम्रवती नाम से जानी जाती थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों का निर्माण होने से ये नाम पड़ा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में आगाटपुर के नाम से जाना जाता था। तो 10वीं आगाटपुर के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती थी? तो आपके आहड़। एंड नेक्स्ट है आपका, यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है, जिनके छत बांस और केले से। तो आपको ये ध्यान देना है, आहड़ सभ्यता थी, उसके मकान की दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी है, लेकिन उसकी छत जो है बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच बांस की पर्दी और ये नॉर्मल है। आगे है कि मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो कि संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन के साक्षी है। तो संयुक्त परिवार के साक्षी कहाँ से मिले? आहड़ से। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। और आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। भट्टी नुमा चूल्हा कहाँ पर मिला है? आपको ध्यान देना, आहड़ में। इससे यह जाना जाता है कि तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल पूरे मर्द भांड आदि की सफाई तथा अलंकृत दृष्टि से उत्पन्न थे। धूलकोट के 1951-52 में उत्खनन से तारसिक और दीपक। तो आपको ध्यान देना है, ये भट्टीनुमा चूल्हा कहाँ से मिला है? आहड़ से। धूपदान या कटोरी मटके, ये चूड़ या ये इम्पोर्टेंट है नहीं इतना, आपको ये ध्यान देना है। 26 किस्म के मणिये और 6 मुद्राएं मिली है और 3 मुहर प्राप्त हुई। 26 किस्म की मणिये, 3 मुद्राएं और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहर प्राप्त हुई। कहाँ से? आहड़ से। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी की ओर बढ़े तथा गिलून व भगवानपुरा जैसे स्थान बचाए। नेक्स्ट है आपकी बालाथल। बालाथल में ये पहले देखते हैं कि उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रकालीन आर्ट संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पर 11 कमरे के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है, कहाँ से? 11 कमरे के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह हुए थे बालाथल से। एंड नेक्स्ट अपन वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, बाकी आप देखना। कोशिश करना कि आप एक बार इस बुक्स को पढ़ सको फेस टू फेस। खुद की आंखों से पढ़ोगे तो बेहतर समझ जाएगा आपको। तो ये कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल से लोहे कालीन के अवशेष भी प्राप्त हुए। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ऐसा स्थान है जहाँ
बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान देना है। बैराट के अतिरिक्त बालाथल एक ऐसा स्थान है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र, मतलब वस्त्र को बनाया गया है, सिला हुआ वस्त्र मिला हुआ, कहाँ से? बैराट और बालाथल से। नेक्स्ट है आपकी गणेश्वर, ये सीकर जिले में पड़ती है, नीम का थाना तहसील में, और अब वर्तमान में नीम का थाना खुद जिला बन गया। तो ये ताम्र संस्कृति कहा जाता है, और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संस्कृति की जननी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ये संस्कृति पूरी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में फैली हुई। इसका कारण है खेतड़ी ताम्र भंडार, जो वर्तमान में खेतड़ी है वहां पर आसपास। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के दो प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से? हड़प्पा पूर्वी संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकार वाले मजबूत बर्तन। आड़ और गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु ऊपर तौर पर लोहे युगीन के अवशेष भी मिले हैं, यह आपको देखना है। एंड नेक्स्ट आपका जो बैराट, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। बैराट में आपको सतीक, जो आपका ये वाला निशान है, ये वाला बैराट से मिला है। त्रिरत्न चक्र, 36 चांदी, और जिसमें से 8 पंचमार्क है और 28 भारतीय यूनानी है, जो मुद्राएं वगैरह मिली है। तो जयपुर में स्थित है बैराट, और इसकी बीजे की पहाड़ी और भीमडुगरी के पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में विराटनगर के रूप में हुआ है। और यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास अंतिम दिन बताए थे। और इसका है कि मौर्य काल में एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले, बाबरू और बैराट। बाबरू या बैराट शिलालेख बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से मिले? विराटनगर से। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, ध्यान देना, जिसमें से 8 है पंचमार्क और 28 है भारतीय यूनानी शासकों की। तो खुदाई में स्वास्थ्य का और त्रिरत्न के सिर मिले, अलंकृत घोड़े, ये नाचता हुआ पक्षी भी यहाँ से मिला है, और पत्थर की संदूक, लोहे की कीले, हाथ से बुना हुआ वस्त्र भी मिला है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा के बाग और ओजियाना, जयपुर में, ये अपने देख लेता ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं कि वीडियो आपका लॉन्ग हो रहा है। एंड ये है उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, मृद भांड एंड मिट्टी के बर्तन, पाषाण एंड पत्थर, तांबा एंड ताम्र एंड तांबा। कालीबंगा कहाँ से? हनुमानगढ़ से। और अशोक के बाबरू का अभिलेख बैराट से मिला है। सीकर जिले में नीम का थाना में कौन सी है? गणेश्वर में। और आगाड़ आहड़ बस्ती आगाड़पुर नगरी में। राजस्थान के किन्हीं 2 ताम्र स्थलों के आहड़ और गणेश्वर बालाथल के अवशेष कहाँ से मिले? उदयपुर से। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे हुई है? आड़ से। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। एंड नेक्स्ट जो आपका आजादी से पूर्व सरकार 5 यूनिट है, वो आएगा आपके कल। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भेजिए। और आप एक बार ये सारी बुक्स खुद पढ़िए ताकि आप अच्छे से हैंडल कर सको। तो आज अपना यूनिट है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। अब ये आज़ादी से पूर्व क्या था, अपन एनसीईआरटी पूरी देख रहे हैं। तो ये पार्ट शुरू करते हैं कि रविवार का दिन था। ये पहले थोड़ी सी कहानी है, इसको मैं स्किप करता हूँ, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है। मैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दिया है कि माँ ने बताया ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बताया था। तो इसका मतलब क्या है, इसमें गांव और जागीरदार के बारे में है दे रखा है। तो ये यहाँ से देखते हैं अपन। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। ये मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी। रियासतें के शासन अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन संचालन करते थे। तो रियासत के शासक अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन संभालते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। तो सर्वोच्च केंद्र कौन था? राजा था। शासन का ये प्रकार राजशाही, और जिसमें एक राजा होता था वो राजशाही शासन कहलाता था। नेक्स्ट अपन देखते हैं
राजशाही शासन का स्वरूप, तो इसका स्वरूप कैसा था? राजस्थान की विभिन्न रियासतों राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान आदि वंश शासन करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न राज्यों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खंजासी, परगना अधिकारी थे। ये कौन कौन से थे इसको अपन विस्तार से देखेंगे। राजा कौन था? राजा था राज्य की संपूर्ण तो राजा था राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था राजा। राजा सामान्यतः अपने सलाहकारों और मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। नेक्स्ट है मंत्री। मंत्रियों को दीवान भी कहा जाता था, यह आपको ध्यान देना है। राजा अपने शासन कार्य हेतु सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे और प्रमुख मंत्रियों को दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। और बख्शी कौन था? नेक्स्ट अपना बख्शी। बख्शी सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। तो सेना को वेतन देना और सेना संबंधी अधिकारी कौन था? बख्शी। नेक्स्ट है आपको खंजासी। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलन रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खंजासी का कार्य था। खंजासी कौन था? आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलन रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना, ये खंजासी का कार्य था। नेक्स्ट है परगना अधिकारी। तो इसका कार्य क्या था? राज्य था जो वर्तमान में जिलों में उस टाइम परगनों में विभाजित था। तो इनका काम क्या था? परगना अधिकारी का इनका काम था भाई अपने ज़िले में या परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने, इसकी जिम्मेदारी थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायत करती थी। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का पंचायत ये ग्राम पंचायत करती थी। नेक्स्ट है जागीरदारी व्यवस्था। जागीरदारी व्यवस्था क्या थी? एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है, यह आप सबको पता है। राजस्थान के मध्यकालीन शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। तो कैसी व्यवस्था थी राजस्थान की? रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट है राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। तो ये आप सबको पता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सबसे बड़े वाला। और राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटन करता था और उस जो भूमि का स्वामी था या उस भूमि का जो हकदार था वो कहलाता था जागीरदार। नेक्स्ट है आपका जागीरदार का कार्य क्या था? कि भाई उस जागीर की सुरक्षा और उसका संचालन करना था। बाद में समय में योग्यता के आधार पर जागीरें भी प्रदान की जाने लगी। तो ये तो हो गए जागीरदार कौन था? राजा का बड़ा बेटा तो राजा बन जाता था और बाकी वालों को जागीर प्रदान कर दी जाती थी। और इसमें जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं है, लेकिन राजस्थान का विकास स्वरूप राजपूतों के शासन काल से ही प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उनकी रियासत कहलाई। और रियासतें की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। और जागीर व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो ये आपको ध्यान देना। राजस्थान में ये रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। तो जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजस्थान में ये रक्त आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी और राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारी की नियुक्ति करता था। तो महत्वपूर्ण पदों पर किसकी नियुक्ति? जागीरदारों की नियुक्ति करता था और ये सगोत्री व्यवस्था थी। और राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होके भाईचारा और सौहार्द के, मतलब वो आपस में भाईचारा वाला
इनका रिलेशन था। ऐसे नहीं था कि मैं राजा हूँ तुम जागीरदार हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन जागीर व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। तो ये क्या हुआ था, मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारी पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए। जो शासक थे वो मुगलों के अधीन आ गए थे और मुगलों के मनसबदार बन गए थे और उन्होंने मुगलों का संरक्षण प्राप्त कर लिया था। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई थी, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। तो कर व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर, जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगना और ग्राम विभाजन में विभाजित किया। और आपका है कि अंग्रेज़ों का शासन, राजस्थान में जब अंग्रेज़ों का शासन आया था तब क्या हुआ था। तो अंग्रेज़ों राज्य की स्थापना के साथ भारतीय प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला था ब्रिटिश भारत, दूसरा था रियासत। जहाँ पर अंग्रेज़ों का सीधा सीधा राज था वहाँ पर ब्रिटिश भारत, और दूसरा था रियासती, भारतीय राजाओं का राज, लेकिन वो अंग्रेज़ों के अधीन थे। तो दूसरा रियासती। तो आपको ध्यान देना है, प्रांत टोटल कितने थे ब्रिटिश इंडिया में, 11 प्रांत थे। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारतीय गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायित्व थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और अब प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया था। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया। तो आपको ध्यान देना है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इसको बाद में वायसराय बना दिया गया था। और ये कौन से अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1858 में, 1858 के अधिनियम के तहत। और नेक्स्ट है आपका 1935 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम, जैसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया। दौरान अजमेर मेवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक व्यवस्था के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव ये हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान का एकीकरण प्रक्रिया हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ था। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये आपका ये यूनिट हो गए कंप्लीट। इसके थोड़े से शब्दार्थ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जागीर पट्टा, वो पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है। मनसबदार, मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी मनसबदार। निर्वाचित यानी चुना हुआ। और सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी, तो वो थी बख्शी की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। और राजा कौन था, सर्वोच्च शासक का सर्वोच्च अधिकारी राजा था। और प्रधान होता है खंजासी। खंजासी का क्या कार्य था, आपके खंजासी का कार्य था कि आमदनी के खर्च को व्यवस्थित करना, उसका लेखा जोखा करना, आमदनी के खर्च को। एंड ये सुमिलित करना था। ग्राम क्या था, राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। जागीर पट्टा, वो पत्र जिसमें शासक द्वारा जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी मुगल कालीन व्यवस्था पड़ता थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा पूरी एनसीईआरटी आपको यहाँ पे कवर करवा दूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको अपन देखेंगे पूरे विस्तार से कि एनसीईआरटी में 6 नंबर पार्ट में राजस्थान नदी में क्या क्या दे रखा है। तो ये है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये कौन सा आज पार्ट है, ये यूनिट है आपका राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो इसमें देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है। क्योंकि
अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस के आधार पर ही हो रहे हैं, और पूरे के पूरे 100 से लेके जो आपके 12 तक एनसीईआरटी राजस्थान की चल रही है उन्हीं में से पूरे सवाल छप रहे हैं एज इट इज। तो मैंने ये निर्णय किया है कि अब से मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे करवाने का कोशिश करूंगा, जिसका आज अपने क्लास 6 का 6 यूनिट है, इसको अपन देखते हैं। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप, पहले थोड़ी सी ये कहानी है, उसके बाद अपन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इसमें से देखेंगे, ताकि कि आपका भी टाइम बच जाए और कम समय में आप इम्पोर्टेंट चीज देख सकते हो। तो आपका यहाँ से शुरू होता है कि राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो ये तो एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गया कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है आपका राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय और दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। अंत भूसंरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 4 में। कौन कौन से 4? एक थार का मरुस्थल आपका, एक अरावली पर्वत, और पूर्वी मैदान, और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4 में। ये आपको ध्यान देना है। कौन कौन से? ये वाले रहे, थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। अपन पहला लेते हैं आपका कि थार मरुस्थल। ये थार मरुस्थल कहाँ पर है? ये भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है। राज्य में टोटल 12 जिले में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। तो ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 61% भाग पर फैला है। तो आपको ये जिलों को अवॉइड करना है, क्योंकि अभी जो नए जिले बने, जिसमें से इसमें बालोतरा, फलोदी ऐड हो गए। बाकी वाले तो जो अनूपगढ़ थे, छाछोर था, उसको वापस हटा दिया गया। अब वर्तमान में 2 एक्स्ट्रा है। कौन कौन से? फिर थोड़ा बहुत कुचामन का भी भाग है। ऐसा तो है, लेकिन मैन शब्द हो जाएंगे कौन कौन से? एक तो आपको फलोदी और बालोतरा 2 ऐड हो गए। इसके बाद कितने प्रतिशत भाग पर? 61% भाग पर फैला है। और यहाँ राजस्थान की लगभग 40%, मतलब 40% जनसंख्या निवास करती है। तो 61% आपका भौतिक प्रदेश है और 40% जनसंख्या निवास करती है। और नेक्स्ट है कि ये मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक घनत्व, पशु घनत्व, जन घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? अपना थार का मरुस्थल। बाड़मेर जैसलमेर के बीकानेर में स्थित रेतीले मार्ग मरुस्थलीय भाग को भारतीय मरुस्थल, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं। तो रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं। इन्हें बालू का स्तूप है। स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? तोरे। तो तोरे क्या है? राजस्थानी में टीले है जो रेतीले मिट्टी के बने हैं, उन्हें तोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंत प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो ये हो गया थार का मरुस्थल आपका। नेक्स्ट है आपका अरावली। तो ये राजस्थान के मध्य भाग में, कहाँ पर है अरावली? मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में राजस्थान के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वत फैला हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना है। राजस्थान के पहले तो मध्य भाग में स्थित है, और कहां से कहां तक? दक्षिणी पश्चिम। ये दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी तक, उत्तर पूर्वी ये ऐसे फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। तो आपको ये ध्यान देना है, दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी तक कुल टोटल 9% भाग पर 9% भाग पर फैली हुई है। ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिणी में गुजरात के खेड़बर्मा, दक्षिण में गुजरात के खेड़बर्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक टोटल कितनी है? 692 किलोमीटर में विस्तृत है। और राजस्थान अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है।
जैसे ये टोटल राजस्थान है, तो इसको मध्य भाग में होने की वजह से इस साइड और इस साइड दो भागों में विभाजित कर दिए। जो पूर्वी राजस्थान और वो पश्चिम राजस्थान है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, मतलब सबसे ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है। इसमें है कि इस पर्वतमाला में विविध प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी तथा दक्षिणी राजस्थान में वर्षा कराती है। तो आपको ध्यान देना, बारिश कहाँ पर कराती है? पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो राजस्थान की जीवन रेखा कैसे कहते हैं? ये अरावली को कहते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो आपके सिरोही के माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 या 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। और आपको ये ध्यान देना, ये वाला पूरा मानचित्र है। राजस्थान में अरावली की टोटल लंबाई कितनी है? 80% है, जो यानी 595 किलोमीटर आती है। और टोटल कितनी थी? टोटल थी आपके 692 किलोमीटर, जो खेड़ बर्मा से लेकर रायसीना तक थी। लेकिन राजस्थान में है 595 किलोमीटर। और आपका ये है भौतिक प्रदेश। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। एक, ये दूसरा, ये यहाँ पे तीसरा और ये चौथा। तो इसको अपन, ये तो मानचित्र है, यहाँ पे मैंने पहले से विस्तारित रूप में आगे देखेंगे आपके। नेक्स्ट है कि पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान कौन सा भाग है? राजस्थान का पूर्वी मैदान चंबल, बनास, बाणगंगा वो उनकी सहायक नदियों से निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। ये मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। 23 कितने प्रतिशत भाग पर? 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, जिससे चंबल के बियडिया डांग या उत्खात भूमि बेडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। बियडिया डांग कहाँ पर है? ये कोटा से लेकर धौलपुर तक चंबल नदी के आसपास क्षेत्र को कहा जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सार्वजनिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या? 40% जनसंख्या निवास करती है। तो आपको ये ध्यान देना है, 40%। मरुस्थल में भी 40% जनसंख्या थी और पूर्वी मैदान में भी 40, कुल मिला के 80% जनसंख्या इन दोनों भागों में निवास करती है। नेक्स्ट आपका है इसी में कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही नदी उसकी सहायक नदियां निर्मित में कुछ मैदानी भाग हैं, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो दक्षिणी का जो मैदान है वो 56 गांवों के समूह या 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण उन्हें 56 गांवों का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये बेसिकली कहाँ पर? हाड़ा वंश का यहाँ पे शासन था, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? झालावाड़, बारां और कोटा, और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, ये 4 जिले आपके इसमें आते हैं। अब दक्षिणी पूर्वी पठार में क्या है? राजस्थान के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। तो ये टोटल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 7% भाग पर फैला हुआ है। पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित काली है। तो आपको ये ध्यान देना, मिट्टी कौन सी है? काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू का पठार। तो आबू और उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। उदयपुर एवं राजसमंद के मध्य स्थित कौन सा पठार है? भौराट का पठार है। उदयपुर एवं राजसमंद के मध्य स्थित भौराट का पठार है। चित्तौड़गढ़ में स्थित मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, और ये चित्तौड़गढ़ का किला भी मैसा का पठार में स्थित है। नेक्स्ट है आपका चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले
के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ डैम भीलवाड़ा के जिले में। और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित कौन सा है? लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट है आपका जलवायु ऋतु चक्र। तो राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, ये आपको देखने हैं कि कौन कौन से कारण है भाई राजस्थान की जलवायु में। तो ये अक्षांशीय स्थिति है, देशांतरीय स्थिति नहीं है, ये ध्यान देना है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसमें देशांतरीय और अक्षांतरीय दोनों एक साथ ऑप्शन में देते हैं। तो राजस्थान के संबंध में देशांतर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ अक्षांशीय स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति, प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। तो कितने प्रकार की? 5%। जहाँ राज्य के लगभग 61% भाग पर शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है तथा अरावली के पूर्वी, उत्तर जयपुरी एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। तो जयपुर और उसके उत्तरी पूर्वी में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेके उदयपुर तक आर्द्र, सवाई माधोपुर से लेके उदयपुर तक आर्द्र, और दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जहाँ औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर है? हाँ, आपका है कि जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। तो ये आपका मानचित्र है। और नेक्स्ट है कि जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतु पाई जाती है? 3 ऋतु। कौन कौन सी? एक ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु है मार्च से लेके जून तक। ग्रीष्म ऋतु कौन सी है? मार्च से लेके जून तक। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक। और शीत ऋतु है वापस अक्टूबर से लेके फरवरी तक। और तो इसको अपन विस्तार से देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु, इसमें सामान्यतः 30 से लेकर 40 डिग्री तक से तापमान अधिक रहता है। पश्चिम राजस्थान में तो हमारे यहाँ 50 या 55 डिग्री तक भी चला जाता है। थार का मरुस्थल रेतीला होने के कारण अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है, जो रेत जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से ठंडी होती है। अतः इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश है। राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? माउंट आबू। और राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक गर्म और धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। इसकी कभी कभी इसकी जो औसत गति है वो 100 किलोमीटर प्रति आवर्स भी होती है। नेक्स्ट है आपका वर्षा ऋतु। 90 से लेकर 95% वर्षा इस ऋतु में होती है। अपने यहाँ वर्षा ऋतु में ही होती है। जो मानसूनी हवाओं जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य अपने यहाँ बरसात होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। किससे होती है? बंगाल की खाड़ी मानसून से, जो कि अधिकांश पूर्व में होती है। अरब सागर मानसून से अधिकांश वर्षा राजस्थान के दक्षिण राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के में झालावाड़ जिले में होती है। ये ध्यान देना आपको, सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के झालावाड़ जिले में होती है, जो लगभग 100 सेमी होती है। लेकिन जिसे राजस्थान का सबसे आदर्श जिला माना जाता है, सबसे आदर्श जिला कौन सा है? झालावाड़, जहाँ पे 100 सेमी बारिश होती है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि सबसे कम वर्षा वाला जिले जैसलमेर है। बेसिकली वो मरुस्थल के सबसे पश्चिम में स्थित है, इसीलिए वर्षा कम होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान अगर पूछे तो माउंट आबू है। अगर पूरा ओवरऑल जिला पूछे तो है आपका झालावाड़ 100 सेंटीमीटर। लेकिन अगर कोई स्पेशली इस स्थान पूछते कि राजस्थान में सबसे
सर्वाधिक स्थान जहाँ पर बारिश होती है तो वो होगा माउंट आबू, जहाँ पर औसत 150 सेंटीमीटर बरसात होती है। राजस्थान के अरावली पूर्वी भाग में उत्तरी पूर्वी भाग में वर्षा कम। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी ये ऐसे दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा, ये आपको ध्यान देना। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर लगातार कम होती है। अरावली के पूर्वी पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ये ध्यान, ये जो अरावली की विभाजक रेखा, इससे 50 सेंटीमीटर कम, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। और शीत ऋतु आपके जो सर्दी की ऋतु है कब कब होती है? शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिम राजस्थान में रेत की अत्यधिक ठंडी हो जाने के 0 डिग्री गर्मी में फुल गर्मी, सर्दी में फुल सर्दी होती है राजस्थान के पश्चिमी भाग में, लेकिन बारिश में फुल बारिश नहीं होती है अपने। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान का सबसे अधिक ठंडा है। ये आगे कुछ काम का है नहीं। इसके बाद में देखते हैं कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ या मावट कब किसे कहते हैं? तो शीत ऋतु में होने वाली बारिश को। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिम में बरसात करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। ये आपको ये क्वेश्चन आ भी रखा है और आगे भी आने की बहुत संभावना है कि मावट से राजस्थान में किस फसल को लाभ मिलता है, तो वो है गेहूं। नेक्स्ट आए अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में बहुत बार अकाल पड़ा है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल या सूखा पड़ा है। इसका कारण है वर्षा का सामसिक अपर्याप्त, अनिश्चित या अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए सारा पानी, मनुष्यों के लिए अनाज, वो पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ के जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, ये कुछ इतना खास है नहीं। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन होता है तो इस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो भौतिक दशाओं एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन होता है तो क्या बोला जाता है? मरुस्थलीकरण। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थली का विस्तार हो रहा है। और नेक्स्ट है आपका ये जो शब्दावली आ गई है कुछ। बंजर का मतलब होता है अनुपजाई, जहाँ पर फसल नहीं उगाई जा सकती है। बीहड़ उत्ख्यात भूमि कौन सी नदी? चंबल नदी। नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ जमीन। और समवर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले रेखा स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। मानसून हवा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली अप्रदन जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव। और ये आपके कुछ क्वेश्चन है इस यूनिट्स के, जो है कि भौतिक प्रदेश में नहीं है। तो ये आपको पता ही है, हिमालय पर्वत, अरावली है, थार है, पूर्वी मैदान है, और एक है हाड़ौती का मैदान, ये दक्षिणी पूर्वी पठार। नेक्स्ट है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की अरावली पर्वत की गुरु शिखर 1722। और चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया। तो उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको देखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आगामी आने वाली भर्ती 4th ग्रेड है, वीडियो है, लाइब्रेरी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, जो भी एग्जाम आने वाला है रीट वगैरह, तो उसमें से। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? अपनी जो राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला चल रही है उसका आज है कक्षा 6 का यूनिट नंबर 7, जल संसाधन या संरक्षण। तो इसमें क्या है अपन इसको विस्तार से समझेंगे और देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये आप सबको पता है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्यों, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। जल के जो भी स्रोत हैं वो जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोत कौन कौन से? झीलें, नदियां, उन पर बंधे बांध, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि है।
इनको अपन विस्तार से देखेंगे कि अपवाह तंत्र वगैरह क्या होता है। तो अपवाह तंत्र क्या होता है? धरातलीय बनावट और भूगर्भीय संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह विशेष को अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली कहते हैं। ये आपकी दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विविध कर प्रभावित करती है उन्हें जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान में अरावली पर्वत। तो ये हो गया अपवाह तंत्र। अब ये ध्यान देंगे कि ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। जैसे कि ये संबल नदी है, इसमें छोटी छोटी नदियां जो मिल जाती है ऐसे आके उनको सहायक नदियां बोलते हैं। तो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, राजस्थान को 3 अपवाह तंत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? 3। एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र इस साइड से आने वाला, एक अरब सागर से आने वाला, और एक है आंतरिक अपवाह तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र मतलब ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिल जाए उन्हें बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बोलेंगे। और अरब ऐसी नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर का में मिल जाए उनको अरब सागर। और आंतरिक प्रवाह तंत्र का मतलब है ऐसी नदियां जो राजस्थान में ही विलुप्त हो जाए, जो किसी बड़ी नदी में नहीं मिले और अपने राजस्थान में वापस विलुप्त हो जाए, तो वो हो जाएगी आंतरिक प्रवाह तंत्र। तो अपन देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र अरावली से पूर्व भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि चंबल नदी से प्रभावित होकर बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां, ये जो नदियां हैं ये आपके चंबल नदी में मिल जाएगी। फिर ये चंबल नदी है जो ये वापस यहाँ से आती है, ये यमुना नदी में मिल जाएगी और यमुना नदी वापस जाके गंगा में मिल जाएगी और गंगा जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। तो आपको ये सारी अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। तो ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। तथा ये यमुना नदी, गंगा नदी में अंत में गंगा नदी का जल बंगाल में मिल जाएगा। तो इन नदी को क्या बोला जाता है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब अरब सागर की क्या है? जो इस साइड वापस ये राजस्थान है, राजस्थान इस साइड जो वापस नदियां जाती है इनको बोला जाता है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर की ओर कौन कौन सी नदियां है? तो मेन नदियां है माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र बोलते हैं। ऐसी नदियां जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र बोला जाता है। कौन कौन सी नदियां है? घग्गर है, बाणगंगा, कांतली, साबी, यारू, परेल, यमेडा, ये नदी प्रमुख है। राजस्थान की प्रमुख नदियां तो ये अपन देखेंगे। सबसे प्रमुख नदी है चंबल, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है और ये राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष पर बहने वाली नदी है। राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है, ऐसे राजस्थान के ऐसे ऐसे लास्ट वाले हिस्से से टच हो गए चलती रहती है। इसकी प्रमुख नदी है बनास, बेडस, कोठारी, काली सिंध और पार्वती है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोटा किस नदी के किनारे है? तो चंबल। नेक्स्ट है आपका बनास नदी। तो ये बनास राजस्थान के राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों में जन्म लेती है। तो बनास राजस्थान में खमनोर जिले से खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। तो ये भी चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी? बनास। लेकिन ये एक मौसमी नदी है और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मतलब राजस्थान से पूर्णतः का मतलब हो गया राजस्थान में ही उद्गम स्थल हुआ
और वो सबसे लंबी नदी है, क्योंकि इसका जो आपकी संबल नदी है इसका उद्गम हुआ था एमपी में विंध्याचल पर्वत में, और इसका उद्गम हो रखा है राजसमंद में। तो ये इसकी कुल लंबाई है 428 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। टोंक सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदी है मेलानी, कोटारी, बेड़च और खारी नदी। बाद में लूणी नदी, ये लूणी नदी आपकी अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम स्थल होता है। और ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर आदि जिलों में बहने के बाद ये कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर के बालोतरा जो अभी वर्तमान में जिला भी है, तो बालोतरा तक इस नदी का जो आपका पानी है वो मीठा रहता है, इसके बाद में खारा हो जाता है, क्योंकि ये पंचपदरा झील में मिलने के कारण उसके बाद में खारा हो जाता है जल। तो इसको भी ऐसे भी बोले जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो आधी खारी और आधी मीठी है, तो कौन सी है? लूनी नदी। और राजस्थान बाड़मेर जिले के बालोतरा में ये हो गया। इसके बाद में इसकी सहायक नदियां कौन सी है? जोजरी, बांडी, जवाई, मीसड़ी, खाड़ी, सुकड़ी, सागी, गुइया आदि। इसके बाद में आपका माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से, और चंबल नदी का भी वहीं से उद्गम स्थल होता है। और ये राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम, जाकब। ध्यान देना है कि माई नदी है जो ये ऐसे जाती है मध्य प्रदेश से आके वापस ऐसे गुजरात में टच हो जाती है, लेकिन ये ध्यान देना ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माई नदी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना। बाणगंगा, ये नदी जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। और इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी उद्यान, ये ध्यान देना है, भरतपुर के में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। कौन सी? वो बाणगंगा। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो अर्जुन की गंगा भी बाणगंगा को कहा जाता है, और भरतपुर का घना पक्षी विहार है वो बाणगंगा पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका गगन नदी। ये अंत प्रवाह का उद्गम स्थल हिमाचल के हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तर राजस्थान में ये नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश होकर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। तो ये अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गग्गर। नेक्स्ट, इस नदी का प्राचीन सरस्वती की अवशेष तथा सहायक नदी माना जाता है। तो ये आपका नदियों के आधार पर ये मैप है, आप इसको एक बार देखना। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की प्रमुख घाटी परियोजना कौन कौन सी है? तो ये जो इसको देखेंगे कि नदियों पर बांध बनाने से क्या होता है। जल विद्युत विद्युत उत्पादन करता है, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में बाढ़, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन एवं पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारण से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। तो जो भारत के पहले प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने इन नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो आपको ये ध्यान देना है, आधुनिक भारत के मंदिर को किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और क्यों, मतलब किसको कहा था? ये बहुउद्देशीय परियोजना को कहा था। एंड राजस्थान कौन कौन सी है? ये राजस्थान चंबल परियोजना, माई बजाज सागर और बिसलपुर परियोजना, सरदार सरोवर प्रमुख है। तो ये आपको ध्यान देना, चंबल परियोजना क्या है? चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो चंबल फर्स्ट ऑफ तो राजस्थान और एमपी की है। जो इसमें टोटल कितने बांध बनाए गए? 4 बांध बनाए गए। कितने? 4। इसमें एक है मध्य प्रदेश का बांध और 3 है राजस्थान में स्थित बांध। तो इसमें से जो गांधी सागर बांध है वो आपका मध्य प्रदेश में, बाकी 3 है वो राजस्थान में। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है गांधी सागर। बाकी जो 3 बांध है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और कोटा में जवाहर सागर और कोटा बैराज, कोटा बैराज और जवाहर सागर कोटा में, और राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, और गांधी सागर है जो आपका मध्य प्रदेश में। ये 4 बांध स्थित है चंबल पर। और माही बजाज सागर में, ये बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। ये राजस्थान और गुजरात राज्य की संबंधित परियोजना है। तो माही बजाज सागर सागर
कहाँ पर है? ये किसकी सम्मिलित है? राजस्थान और गुजरात की। ये कुछ इंपोर्टेंट है नहीं आगे। बिसलपुर परियोजना, ये राजस्थान के टोंक जिले में टोड राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में, ये आपको ध्यान देना है। बिसलपुर टोंक जिले की परियोजना है, टोंक जिले में स्थित बिसलपुर गांव में। बाकी ये इस परियोजना से राज्य में जयपुर, अजमेर और टोंक सहित मेन 3 जिले हैं, जयपुर, अजमेर, टोंक सहित, वहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है। सरदार सरोवर परियोजना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सर्वाधिक 4 राज्यों में इसकी परियोजना चलती है। कौन कौन सी राज्य? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो टोटल 4 राज्य है। जो कि सरदार सरोवर कहाँ पर बनाए गए हैं? नर्मदा नदी पर स्थित है। इस परियोजना में राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर और जालौर जिलों में स्थित। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर जो आपकी परियोजना है उसमें नर्मदा नदी के आधार पर राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो कौन कौन से? बाड़मेर और जालौर, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आपका हो गया पानी जल में जोई नदी पर जोई परियोजना। पाली में जोई नदी है, जोई परियोजना। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबर। तो सोम कमला अंबा कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर जिले में। उदयपुर में मानसी वक्कल और प्रतापगढ़ में जिले में जाखम परियोजना। ये हो गया। इसके बाद में है कि आपका राजस्थान के प्रमुख झील है जल संचय। तो पारंपरिक जल स्रोत कौन कौन से? ये कुएं, बावड़िया, जोड़, टाके, खड़ीन आदि है। इसके बाद में उदयपुर में सब्दी से 19वीं शताब्दी तक अनेक कार्य करवाए गए, जो कि पिछोला झील, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंगपुर, स्वरूप सागर, जना सागर एवं झीलों का समय समय निर्माण करवाया गया। उदयपुर में ये सभी झील है, इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जयसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया था और किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था मेवाड़ के महाराजा जय सिंह जी ने। मेवाड़ के महाराजा जय सिंह जी ने जयसमंद झील का निर्माण कराया था, जो कि 1687 लेके 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर हुआ। ये ध्यान देना है, जयसमंद झील कहाँ पर बनी हुई है? गोमती नदी पर। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है सबसे मीठे पानी की पूरे ऑल ओवर विश्व में जयसमंद झील है। इसका निर्माण गोमती नदी पर करवाया गया था। और इसके बाद में अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अन्ना सागर भी अजमेर की प्रसिद्ध झील है। अन्ना सागर कहाँ पर है? अजमेर में। सिरोही में माउंट आबू नक्की झील सिरोही में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील। कहाँ पर? माउंट आबू में। राजसमंद जिले में राजसमंद झील है, जिसके उत्तरी भाग में वो नौ चौकी कहा जाता है। और इसके बाद में जो अतिरिक्त है आपके, ये कुछ खास है नहीं। जोधपुर में कौन कौन जिले हैं? बालसमंद और कायलाना, उमेश सागर, ये 3 है। जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर है, गड़ीसर है जैसलमेर में, और डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अलवर में सिलीसेड झील है। इसके बाद में मीठे पानी झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर में सांबर झील, ये खारे पानी की झील है। कहाँ पर? जयपुर, अजमेर, नागौर मध्य में सांबर झील, बाड़मेर में पंचपदरा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूण करसर, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में फलोदी। ये सारी झीलें हैं जो खारे पानी की झील हैं, और ये टोटल ये झील है। और जल संरक्षण कैसे होता है? ये ऊपर वाला नॉर्मल इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, और आप एक बार देख लेना, क्योंकि मैं अगर पूरा पढ़ूंगा तो फिर वीडियो लॉन्ग चला जाएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। और ये वर्तमान में रूफ टॉप संचय या वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। रूफ टॉप जल संचय विधि घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर से नीचे बने हुए में एकत्रित करना। तो घर के ऊपर छत का जो पानी है वो पाइपों द्वारा कैसे भी करके टांकों में ले जाया जाए। इसे रूफ टॉप जल संचय या वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन समय से टांका, खड़ी, जोड़ ये नॉर्मल है। ये शब्दावली है कुछ। भूगर्भिक भूमि के अंदर का अफवाह मतलब नदी जल का बहना या प्रवाह।
टांका क्या होता है? पश्चिम राजस्थान में जल संचय हेतु कुएं नुमा आकृति है, उसको टांका बोला जाता है। और आपका खड़ी ने पश्चिम राजस्थान में कृषि कार्य के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना ये खड़ी ने। और जोहड़ वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल को बढ़ावा देना। बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन है। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और माई बजार सागर है बांसवाड़ा में। डूंगरपुर में कौन सी थी? सोम कमला अम्बा परियोजना। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आपका 8वें पाठ का नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो इसको अपन देखेंगे कौन कौन से हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं वो ये क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा का एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार के जलवायु पाई जाती हैं। अतः यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन और खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। आगे है आपका राजस्थान में कृषि कि कृषि राजस्थान में कौन कौन सी होती है और उनके बारे में दे रखा है। तो राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थलीय है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर करती हैं। तो राजस्थान की कृषि किस पर निर्भर है? मानसून पर। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि जब मानसून होगा तभी अपने राजस्थान में कृषि होगी। तो मानसून का जुआ कैसे कहा गया है? कृषि को। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। कितनी फसलें होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी की फसल कब होती है? ये रबी की फसल आपके बुआई होती है, सर्दी में प्रारंभ हो जाती है और गर्मी में प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई होती है। तो इसमें कौन कौन सी फसल है? गेहूं है, जौ है, चावल, चना, सरसों। ये किसकी फसल है? ये रबी की फसल है। और खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो आमतौर पर अपने पश्चिमी राजस्थान में होती है, जिसकी बारिश पर निर्भर होने वाली वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले उसको काट ली जाती है। तो ये कौन सी है? ये ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली, गन्ना आदि। और जायद फसल कौन सी होती है? इसमें ज्यादातर फल फ्रूट ही आते हैं। जैसे मार्च अप्रैल से में बोई जाती है, जून जुलाई तक होती है। इसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि आ जाए। अब इसमें नेक्स्ट है कि राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से है? तो प्राकृतिक कारण हो जाता है कि बार बार सूखा पड़ता है, यहाँ पर रेतीली ऊसर हो, बंजर भूमि। आर्थिक कारण भी है, संगठनात्मक कारण भी है। ये आपको देखना है। आर्थिक कारण कौन सा है? कि उपज का कम मूल्य मिलता है, खाद बीज वगैरह ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है राजस्थान में कृषि की विशेषता। तो देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों और ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। ये देखना आपको इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में देश का, भारत देश है उसका सर्वाधिक सबसे बाजरा, सरसों और ग्वार में अग्रणी राज्य है राजस्थान, पहला स्थान है राजस्थान का। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ और चना उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो जौ और चने में दूसरा स्थान है और बाजरा, ग्वार, सरसों में पहला स्थान है। पश्चिम राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न की फसल मक्का की खेती होती है। दक्षिणी राजस्थान मक्का, पश्चिमी बाजरा। राज्य में श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये ध्यान देना है। गेहूं स्थान पर कौन सा है प्रथम? गेहूं में श्री गंगानगर। आगे है कि पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 67% की सिंचाई कुएं है वो ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तो आपको देखना है कि नहरों द्वारा कितनी होती है? 33%। और जिसकी ट्यूबवेल और कुएं द्वारा टोटल होती है 67% आपके है। तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है, 1% के आसपास। और आगे है कि राजस्थान में पशुपालन। तो पशुपालन ये है कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन
ये इतना अवसर सीमित है कृषि के, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। आप ये देखो कि पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27%, ये ध्यान देना है। राजस्थान में भारत का टोटल कितना? 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय व पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। ये हो गया। कोई नहीं। राजस्थान में पालतू पशु कौन कौन से? तो गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, ये सारे पालतू पशु है। और मरुस्थल में ऊंट, बकरियां, भेड़, ये हो गए। राजस्थान में 20वीं जनगणना, जो आपकी पशु जनगणना हुई थी 2019 में, 20वीं कब हुई थी? 2019 में। इसमें ध्यान देना के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी पाई गई है। तो कमी किस में हुई थी? ऊंट व गधों में। भेड़ बकरियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन चिंताजनक कमी किस में आई थी? ऊंट व गधों में। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग की व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। तो किसका? मुर्गी पालन का। नेक्स्ट है पशुपालन से लाभ क्या होते हैं? तो पशुपालन से लाभ होते हैं भाई, रोजगार मिलता है, पशु पर आधारित उद्योग को विकास होता है, पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही, दूध, ये सब पशुओं से मिलता है। जैसे कि डेयरी उद्योग हो गई, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा, ये आदि सब मिलता है उनको पशुओं से। नेक्स्ट पशुओं में समस्या क्या आती है भाई पशु रखते हैं? यह है कि राजस्थान में पौष्टिक आहार वो सही इलाज नहीं दे पाते हैं पशुओं को। कमजोर और घटिया नस्ल के पशु, अपर्याप्त भूमि की कमी, यहाँ पे भूमि की कमी है, और उनकी नस्ल सही नहीं है, सही इलाज नहीं दे पाते, परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं, इसीलिए बार बार सूखे और अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। ये है समस्या। राजस्थान में खनन, ये ध्यान देना आपको, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? राजस्थान को। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार की खनिजों का खनन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करना कि राजस्थान में टोटल कितने? 67% प्रकार के खनिजों का खनन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। आपको ये ध्यान देना, कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। और सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि उत्पादन में राजस्थान का एक अधिकार है। एक अधिकार का मतलब होता है सर्वाधिक। इसके अलावा अन्य राज्यों में इतना नहीं होता है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। और ये इतना हो गया, बाकी इसमें कुछ है नहीं खास। ये आजीविका का मतलब होता है रोजगार, जीवन निर्वाह में किया जाने वाला कार्य। और अतिवृष्टि यानी अत्यधिक बारिश। और निर्यात का मतलब है देश से बाहर अन्य देशों को भेजना सामान। और अभी की फसल में कौन सी है? गेहूं। और मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन है? बाजरा। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। और 20वीं जनगणना में कौन से पशु की, ऊंट और गधों की कमी महसूस की गई? ये आपको देखना है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और जो पूरी आपकी एनसीईआरटी आधारित राजस्थान अध्ययन चल रही है उसको कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे।